हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिंदा क्लासेस। आई एम शिवम पांडे और आज मैं आप सभी के लिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का सेकेंड वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, फिर इसको देखिए। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो अब हमारा त्यौहार स्टार्ट हो गया। तो आप सब त्यौहार को सेलिब्रेट करिए, साथ ही साथ में पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है उसमें कंटिन्यूटी बहुत मैटर करती है। आप निरंतर कितना प्रयास कर रहे हैं। अगर आप सोचेंगे कि हम 9 दिन त्यौहार को सेलिब्रेट करें, पढ़ाई 9 दिन बाद हो सकती है, तो इन 9 दिनों में आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आप अपनी पढ़ाई जितना करते हैं 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे प्रतिदिन करिए, क्योंकि जो लगातार करते हैं वही ज़्यादा सक्सेस होते हैं। आपने देखा कि जो बच्चे इंडिया नीट के एग्ज़ाम में रैंक लेके आए हैं, तो उन्होंने यही बात बोली है कि आप लगातार कंटिन्यूटी बना के रखिए, लगातार मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए, समय हम बर्बाद नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. They are about 15 nanometer by 20 nanometer in size and are made up of two subunits, 50s and 30s units, which when present together form 70s. Prokaryotic ribosomes. Ribosomes are the site of protein synthesis. Several ribosomes may attach to a single messenger RNA and form a chain called polyribosomes or polysome. The ribosomes of a polysome translate the messenger RNA into protein. तो जो राइबोसोम्स होते हैं ये सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही प्रेजेंट होते हैं। इनका जो साइज होता है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर होता है। मतलब आप बोल सकते हो 15 नैनोमीटर को हम बोलते हैं 15 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अभी कितने छोटे हैं इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। 15 इंटू 10⁻⁹ मीटर इनकी साइज होती है, 15/20। ठीक है, ये दो सब यूनिट से मिलके बनते हैं, 50s एंड 30s। और जब वे दोनों सब यूनिट्स एक साथ मिल जाती हैं तो 70s का निर्माण होता है। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कांस्टेंट। एस जो यहाँ पे है उसका फुल फॉर्म होता है सेडिमेंटेशन कांस्टेंट। तो 50s और 30s सब यूनिट से मिलकर बनते हैं, दोनों एक साथ मिलने पर 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स बनाती हैं। यही मेन स्थान है सेल्स के अंदर जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम्स का मेन वर्क ही होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन को बनाते हैं। अनेकों राइबोसोम्स एक साथ जब एक मैसेंजर आरएनए पे एक चेन बनाते हैं तो उन्हें पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम कहते हैं। और इन राइबोसोम्स का मेन काम होता है, पॉलीसोम के जो राइबोसोम्स होते हैं उनका मेन काम होता है मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाना। मतलब मैसेंजर आरएनए से मैसेज पढ़ना, फिर उन मैसेज को पढ़ के इम्यूनो एसिड का निर्माण करना, और फिर इम्यूनो एसिड के बाद क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो इस चीज़ के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 में, चैप्टर नंबर 2 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वहाँ पे आपको बताया जाता है ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसडक्शन क्या होता है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए, ठीक है, आरएनए से प्रोटीन और आरएनए से डीएनए बनने की जितनी प्रोसेस होती है वो आप डिटेल में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। मैं जल्दी क्लास 12 के भी वीडियोज बनाने वाला हूँ। तो जब हम 12 स्टार्ट करेंगे, रेगुलर 12 करेंगे, तो आप 11th के साथ साथ 12th भी पढ़ते जाइएगा, ताकि जल्द से जल्द आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। अगला पॉइंट आता है इंक्लूजन बॉडीज। Reserve material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. These are not bound by any membrane system and lie free in the cytoplasm. Example: phosphate granules, cyanophysial granules and glycogen granules. तो जो रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, वह साइटोप्लाज्म के अंदर होता है इंक्लूजन बॉडीज के रूप में। ये जो इंक्लूजन बॉडीज होती हैं ये किसी मेम्ब्रेन सिस्टम से जुड़ी नहीं होती, मतलब इन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई परत नहीं होता, कोई कवरिंग नहीं होती है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री ऐसे फ्लोटिंग फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि एग्जांपल में फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हैं और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हैं। ये सभी इंक्लूजन बॉडीज़ हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर बिना किसी मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होती हैं। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया।
ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सभी के अंदर गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स, तो अब हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक के बारे में हमने ये बात करी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है, पुराने किस्म का होता है, प्राइमरी न्यूक्लियस होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है, और न्यूक्लियस के ऊपर ज़्यादातर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। ये सारे कैरेक्टर किसके थे? प्रोकैरियोटिक सेल्स के थे। अब हम यहाँ से देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं। द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, plants, animals and fungi. In eukaryotic cells, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelles. Eukaryotic cells possess an organized nucleus with a nuclear envelope. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. Their genetic material is organized into chromosomes. All eukaryotic cells are not identical. Plant and animal cells are different as the former possess cell walls, plastids and a large central vacuole, while these are absent in animal cells. On the other hand, animal cells have centriole which are absent in almost all plant cells. तो जब हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा, प्लांटिया, एनिमलिया और फंगाई, ये 4 ग्रुप्स ऐसे हैं जहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। हमने ऑलरेडी डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा था कि इन सभी चारों ग्रुप्स में यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है? कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पार्ट बटा होता है। साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा पार्ट होता है, बहुत ज़्यादा सेपरेशन होता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे हर जो ऑर्गेनेल होगा सब के ऊपर अपना क्या होगा? मेम्ब्रेन होगा। जैसे मैंने आपको समझाया था कि हम एक बड़ा सा मकान लेते हैं, ठीक है, या एक बहुत बड़ा सा स्पेस लें जिसके अंदर एक अच्छा सा लिविंग रूम हो, बेडरूम हो, किचन हो, वॉशरूम हो, सब कुछ कंपार्टमेंट की तरह बटा हुआ, सबके लिए क्या हो? अलग अलग दीवारें हों। ऐसा नहीं कि एक ही कमरा है उसके अंदर सब कुछ आपने भर दिया, मतलब यहाँ पे खिचड़ी जैसी स्ट्रक्चर नहीं होगी कि सब कुछ मिला हुआ है, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ क्या होगा? वेल सेपरेटेड होगा, अच्छे से सब कुछ अलग अलग होगा, तो उसे हम यूकैरियोटिक सेल्स कहेंगे। तो यहाँ पे सारे जो ऑर्गेनेल्स होंगे सब पे मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर बढ़िया सा न्यूक्लियर एनवेलप होता है। जो क्रोमोसोम होते हैं वे अच्छे से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, वे साइटोप्लाज्म के अंदर तितिर बितिर फैले हुए नहीं होते हैं। साथ ही साथ यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है? बहुत सारे दूसरे लोकोमोटरी और काइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर हैं। लोकोमोटरी मतलब जो मोशन में सपोर्ट करते हैं, और काइटोस्केलेटल मतलब जो सेल्स को एक स्ट्रक्चर प्रदान करने में मदद करते हैं, उन्हें हम साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर कहते हैं। जो सेल का क्या बनाए? एक ढांचा बना दें, ठीक है, उन्हें हम साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर कहेंगे। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स देखने को मिलती हैं। सभी यूकैरियोटिक सेल्स एक जैसे नहीं होते हैं। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, सभी समान नहीं होते हैं। प्लांट और एनिमल सेल्स डिफरेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। एनिमल सेल में क्या होता है? सेंट्रियोल होता है, जो कि प्लांट सेल में नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें प्लांट सेल में ऐसी हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं हैं, और एनिमल सेल में जो है वह प्लांट सेल में नहीं है, कुछ ही, बहुत सारी हैं भी। तो ये आप देख रहे हैं एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सेल वॉल है, मिडल लैमेला है, वैक्यूल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवेलप भी दिख रहा है, गोल्जी एपरेटस दिख रहा है, न्यूक्लियोलस दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, लाइसोसोम दिख रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा दिख रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहा है, ठीक है, पेरोक्सियोसोम दिख रहा है, साइटोप्लाज्म दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, राइबोसोम्स दिख रहे हैं। तो इतने सारे ऑर्गेनेल्स एक सेल के अंदर पाए जाते हैं। कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्ट्रक्चर। फिर इधर आप देख रहे हैं एनिमल सेल। तो देखिए एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं दिखाई पड़ेगी, यहाँ पे आपको प्लास्टिड्स नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? माइक्रोट्यूब्यूल दिखेगा, जो कि क्या कहता सेंट्रियोल दिखेगा। और सेंट्रियोल का मेन काम होता है सेल डिवीजन के दौरान हेल्प करना। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेल मेम्ब्रेन।
The detailed structure of the membrane was studied only after the advent of the electron microscope in 1950. Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cells, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. These studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipids and protein. The major lipids are phospholipids that are arranged in a bilayer. Also, the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer sides and the hydrophobic tails towards the inner part. This ensures that the non-polar tails of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment. In addition to phospholipids, membrane also contains cholesterol. जो डिटेल स्ट्रक्चर था सेल मेम्ब्रेन का उसका अध्ययन तभी हो पाया जब 1915 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई। उसके पहले तक हमें उसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता था, बस सेल की खोज हो गई थी, सेल कैसी होती है। अगर बाकी हम बात करें तो जो केमिकल स्टडी था सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, वह खास करके रेड ब्लड सेल से शुरू हुआ और फिर साइंस ने, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये निश्चित कर पाया कि एक सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उन्होंने पहली बार रेड ब्लड सेल पर रिसर्च करी और इन सभी स्टडीज से ये पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। एक चीज़ पता चल गया कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वह स्पेशली लिपिड्स और प्रोटीन से ही बनी होती है। जो खास लिपिड्स हैं वे क्या हैं, फास्फोलिपिड्स हैं। वे बाई लेयर बनाते हैं, 2 लेयर होते हैं। जो लिपिड्स होते हैं वे 2 लेयर बनाते हैं, जैसे कि एक ऊपर का है दूसरा नीचे का है। इसमें प्रोटीन्स ऐसे धसे हुए होते हैं। इस तरीके से लिपिड्स और प्रोटीन की मदद से इस तरीके मेम्ब्रेन बनी होती है। अब ये जो लेयर क्या है, ये लिपिड का है और ये लिपिड का है। बाकी जो आप देखने को मिल रहे हैं आपको, ये क्या है, प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स हैं बड़ी बड़ी। आल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड्स एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। अब लिपिड में एक चीज़ और होती है, लिपिड जो होते हैं ऐसे होते हैं। तो ये इनका हेड होता है, इसको हम पोलर हेड बोलते हैं, ठीक है। इसको पोलर हेड बोलते हैं, जो कि बाहर की तरफ होता है, ठीक है। पोलर इसलिए कि जो वाटर को अट्रैक्ट करे, ठीक है, जो वाटर को अट्रैक्ट करे वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, पोलर है। जो वाटर से दूर भागे वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। पोलर जो हेड होता है वह बाहर की तरफ होता है, हाइड्रोफोबिक जो टेल्स होती हैं वे अंदर की तरफ होती हैं। यह निश्चित करता है कि जो नॉन पोलर टेल है हाइड्रोकार्बन का वह एक्वस एनवायरनमेंट से दूर रहे, क्योंकि पता है ना वाटर क्या होगा, सेल के मेम्ब्रेन से ही एंट्री करेगा और अगर वे नॉन पोलर पार्ट को बाहर कर देंगे, वाटर क्या है, एक पोलर सब्सटेंस है और नॉन पोलर पार्ट अगर बाहर की तरफ होगी तो उसे वाटर जैसे सब्सटेंस को एक्वस एनवायरनमेंट को एंट्री करने में, एक्वस सॉल्यूशन को एंट्री करने में दिक्कत होगी। इसलिए वे क्या करते हैं, पोलर हेड को बाहर की तरफ रखते हैं और नॉन पोलर को अंदर रखते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। इन एडिशन टू फास्फोलिपिड के साथ साथ इन मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। तो आपने जाना कि जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी है, ठीक है। प्रोटीन के बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। जो लिपिड का पोलर स्ट्रक्चर है, हेड जो है, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वह बाहर की तरफ होता है। जो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, जो कि वाटर से दूर रहने वाला है, वाटर रिपेलेंट पार्ट जो है वह अंदर की तरफ है ताकि वह एक्वस एनवायरनमेंट से बचा रहे। Later biochemical investigation clearly revealed that the cell membrane also possesses protein and carbohydrate. The ratio of protein and lipid varies considerably in different cell types. In human beings, the membrane of the erythrocyte has approximately 52% protein and 40% lipids. Depending on the age of extraction, membrane proteins can be classified as integral and peripheral. Peripheral proteins lie on the surface of membrane, while the integral proteins are partially or totally buried in the membrane. बाद में जब हमने और ज़्यादा केमिकल इन्वेस्टिगेशन किया सेल मेम्ब्रेन का, तो ये पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है वह अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में अलग अलग होता है। मतलब अलग अलग सेल्स के बारे को जब हम देखेंगे तो उनमें प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होगा वह बदलता रहेगा, हमेशा सेम नहीं रहेगा, ठीक है।
हर जगह पर इनका रेशियो सेम रहने वाला नहीं है। सेल किस प्रकार की है उस हिसाब से ये बदलता रहेगा। कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स में, मनुष्यों में जो मेम्ब्रेन होती है एरिथ्रोकाइट की, रेड ब्लड सेल की, उसमें 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। एरिथ्रोकाइट रेड ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें 52% प्रोटीन पाया जाता है, 40% लिपिड पाया जाता है। अब प्रोटीन्स को बाहर निकालना, ठीक है, कितना आसानी से प्रोटीन्स बाहर निकल पाते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ एक्सट्रैक्शन, प्रोटीन को बाहर निकालने में कितनी आसानी होगी इसके आधार पर मेम्ब्रेन प्रोटीन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। पहले होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरे होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो कि पूरे के पूरे मेम्ब्रेन में धंसे होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गई एक मेम्ब्रेन, ठीक है। ए वाले जो प्रोटीन होते हैं, ए वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। जो पूरे धंसे हों, जो मेम्ब्रेन में ऊपर की परत से लेकर नीचे की परत तक धंसे हुए हों, उन्हें क्या बोलेंगे, इंटीग्रल बोलेंगे। और जो क्या है वैसे सरफेस पे थोड़े थोड़े उभरे हुए आपको दिखिए, पूरी तरीके से मेम्ब्रेन के अंदर धंसे हुए ना हो, उन्हें क्या बोलते हैं, पेरिफेरल बोल देते हैं। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन है वे सरफेस पर ही होते हैं, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वे आधा या पूरी, कभी कभी मोस्टली आप उन्हें वे पूरी तरीके से धंसे हुए मिल जाते हैं। ये देखिए सरफेस पर ही है, बस ऊपर ही। तो ये क्या हो गया, पेरिफेरल। जो धंसे हुए हैं उसमें बरीड हैं जो, वे क्या है, इंटीग्रल है। An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972, widely accepted as fluid mosaic model. According to this, the quasi-fluid nature of lipid enables the lateral movement of proteins within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of functions like cell growth, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशन, इंडोकाइटोसिस, सेल डिवीजन एटसेट्रा। बाद में सेल के स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का एक अच्छा सा मॉडल प्रपोज किया गया सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 में, जिसको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कहा गया। इसके हिसाब से जो क्वेसी फ्लूइड नेचर था लिपिड्स का, लिपिड्स के नेचर से क्वेसी फ्लूइड मतलब थोड़ा फ्लो बहने वाला नेचर, ठीक है। तो इसकी वजह से जो प्रोटीन्स थे वे मूवमेंट कर सकते थे। बाइलेयर में प्रोटीन क्या करते थे, मूव करते थे एक तरीके से दूसरे तरफ। और यह जो क्षमता थी मेम्ब्रेन के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। इस कैपेसिटी को क्या बोला जाता है, फ्लूइडिटी बोलते हैं। मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर था वह दूसरे उसके फंक्शन के आधार पे भी क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जैसे उस नेचर की वजह से सेल ग्रोथ में मदद मिलती थी, इंटरसेलुलर जंक्शंस, दो सेल्स के बीच में कुछ खाली स्पेस बनाने में भी मदद मिलती थी। सिक्रेशन, कोई भी हार्मोन है, एंजाइम है, उसे सेक्रेट करने में भी सेल्स को मदद मिलती थी। इंडोकाइटोसिस कुछ खाने में, साथ ही सेल डिवीजन में भी मदद मिलती थी। तो ये फायदे थे फ्लूइड नेचर के। One of the most important function of the plasma membrane is the transport of the molecules across it. The membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and this is called the passive transport. Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient. It means from higher concentration to the lower. Water may also move across this membrane from higher to lower concentration. Movement of water by diffusion is called osmosis. As the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient. It means from lower to the higher concentration. Such a transport is an energy-dependent process in which ATP is utilized and is called active transport. Example Na+ या K+ पंप। बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मॉलिक्यूल्स का, जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल के अंदर जिनकी रिक्वायरमेंट है उनका ट्रांसपोर्टेशन करना, उन्हें आर पार भेजना। जो मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब सारी चीज़ उसमें से आर पार नहीं जा सकती। जो जिस चीज़ को मेम्ब्रेन अलाउ करेगा बस वही चीज़ उसकी आर पार निकल सकती है। और ऐसे मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, क्योंकि वह सबको अपने अंदर एंट्री करने की परमिशन नहीं देता है। उसके किसी भी तरह मतलब बाहर से अंदर कौन आएगा या अंदर से बाहर कौन जाएगा
और मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी, ठीक है। ऐसे ही कोई उसके अंदर नहीं जा सकता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि बिना किसी एनर्जी के खर्च किए, ठीक है, बिना एनर्जी खर्च किए सेल मेम्ब्रेन के आर पार जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बिना एनर्जी वेस्ट किए मेम्ब्रेन के आर पार जा सकते हैं, ठीक है। उनके ट्रांसपोर्ट के तरीकों को हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। जब कोई मॉलिक्यूल बिना एनर्जी खर्च किए सेल मेम्ब्रेन के आर पार निकल जाए उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जो जितने न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूट्स जिन पे कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिवली चार्ज हैं ना तो निगेटिवली चार्ज हैं, जो न्यूट्रल हैं वे आसानी से डिफ्यूजन के द्वारा आर पार निकल जाते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन जो है वह हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स को मूव करने की परमिशन देता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है, सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वे डिफ्यूजन की मदद से आराम से सेल के अंदर एंट्री कर जाते हैं। या सेल के अंदर उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के बाहर कंसंट्रेशन कम है, तो आराम से बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रकार जो हमारी सेल्स होती हैं गैसियस एक्सचेंज इसी तरह से करती हैं। होता है कि जब ब्लड सेल्स लंग से ऑक्सीजन लेके आती हैं तो वहाँ बाहर क्या होता है, सेल के बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, सेल के अंदर ऑक्सीजन कम होता है, तो आराम से ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर से अंदर मूव कर जाता है। दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर ज़्यादा होता है, सेल के बाहर कम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, सेल से बाहर निकल के ब्लड सेल से ज्वाइन कर जाता है। तो इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। कह वाटर जो है वो भी सेल मेम्ब्रेन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर सकता है, और जब डिफ्यूजन के द्वारा वाटर का मूवमेंट होता है तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। कह रहा है कि जैसा कि जानते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वे इस नॉन पोलर लिपिड बिलियर से पार नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन पोलर है। क्या है, नॉन पोलर, ठीक है। बाहर जो आउटर हेड है वो तो पोलर है, लेकिन अंदर क्या है, नॉन पोलर है, इस वजह से पार नहीं कर सकते। तो उनके लिए खास तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। उन्हें इन मॉलिक्यूल्स को कैरी करने के लिए, आर पार ले जाने के लिए कैरियर प्रोटीन पाए जाते हैं, ताकि वे मेम्ब्रेन से इन मॉलिक्यूल को पार करवाएं जो क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयनिक हैं। कुछ आयंस या मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के आर पार भी जाते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पे, अगेंस्ट पे। जैसे कि सोडियम है, ठीक है, Na+ है, सेल के अंदर ढेर सारा Na+ है पहले से, ठीक है, सेल के अंदर Na+ है, फिर भी एक सोडियम आयन को सेल के अंदर जाना है, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहा है। सेल के अंदर ज़्यादा Na+ है, बाहर कम है, फिर भी बाहर से अंदर आना है, बाहर से अंदर आना है, क्योंकि अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो गया। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इन्हें कैरी करने के लिए हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भेजने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ठीक है, और कुछ ATP खर्च होता है, इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। आपने देखा कि ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का होता है, ठीक है। जब आराम से बिना कोई किसी रोक टोक के कोशिकाएं बाहर से अंदर, अंदर से बाहर कर लें डिफ्यूजन के आधार पे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पे हायर से लोअर की तरफ, तो उसे क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। फिर जब कैरियर प्रोटीन होते हैं तो उसे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, और जब एनर्जी खर्च होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। सोडियम और पोटेशियम पंप इसी तरह से काम करते हैं। तो ये आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है। ये आपको देखिए पेरिफेरल प्रोटीन देखने को मिल रहे हैं जो कि सरफेस के ऊपर ही हैं, और ये आपको क्या दिख रहे हैं, इंटीग्रल प्रोटीन है, दिख रहे हैं ना, जो पूरे सरफेस से एक तरफ से दूसरी तरफ तक है। फिर आप देख रहे हैं कि इसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है और शुगर भी पाया जाता है। अगला पॉइंट आता है सेल वॉल। As you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants. Cell wall not only gives shape to the cell and protects the cell from mechanical damage and infection, it also helps in cell-to-cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecules. Algae have cell wall made of cellulose, galactans, mannans, and minerals like calcium carbonate, while in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectins, and proteins. The cell wall of a young plant cell, the primary wall is capable of growth, while gradually diminishes as the cell matures, and the secondary wall is formed on the inner side of the cell towards membrane. The middle lamella is a layer mainly of calcium pectate, which holds or glues the different neighboring cells together. The cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata,
विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। तो अब हम सेल वॉल की बात करने वाले हैं। आप जानते हैं कि जितनी भी प्लांट सेल्स होती हैं उनमें सेल वॉल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो एज यू मे रिकॉल, जैसा कि आपको याद होगा, एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको सेल वॉल कहा जाता है। यह प्लांट और फंगाई में सबसे बाहर आउटर कवरिंग बनाती है, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी ऊपर पाई जाती है। ये उन्हें स्ट्रेंथ देती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है और ब्रस्ट होने से बचाती है, फटने से बचाती है। सेल वॉल न ही केवल शेप देता है, ठीक है, सेल वॉल सेल को केवल शेप नहीं देता बल्कि इसकी सुरक्षा करता है मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से। यह एक सेल से दूसरे सेल में भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, और अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स को अंदर जाने से रोकते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में इंटरेक्शन करने के लिए सेल वॉल में क्या पाया जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हर सेल्स में होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। एल्गी में सेल वॉल पाई जाती है जो कि सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस और मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। जबकि अगर हम दूसरे प्लांट्स की बात करें तो उनमें सेलुलोज होता है, जो सेल वॉल में होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। तो आप अलग अलग में देखेंगे जो सेल वॉल है उसके भी कंपोजिशन डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ पे यही बताना चाहता है। अगर एक यंग प्लांट सेल के सेल वॉल को देखेंगे तो उसमें प्राइमरी वॉल होगी जिसमें ग्रोथ होता है, धीरे धीरे वह समाप्त हो जाता है। सेल जैसे जैसे मैच्योर करती हैं उसके अंदर सेकेंडरी वॉल बन जाता है और फिर उसमें ग्रोथ होनी बंद हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जो मिडल लैमेला होती है, ठीक है, जो मिडल लैमेला होती है वह कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख पाएंगे मिडल लैमेला, यहाँ आप देखिए फिगर में आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है? मिडल लैमेला है, या कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। इसका मेन काम होता है कि सेल्स को जोड़ना, एक सेल को दूसरे सेल के सेल वॉल से जोड़ देना, उनको चिपकाना, ठीक है। एक मतलब ग्लूई सब्सटेंस होता है, मेन काम होता है चिपकाने का, स्टिकी सब्सटेंस चिपकाने का मेन काम होता है। और मिडल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेल वॉल और जो मिडल लैमेला है, ठीक है, ये क्या होते हैं? इनमें प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। उसका मेन काम होता है दो अलग अलग सेल्स के साइटोप्लाज्म को जोड़ना, मतलब इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको फिगर बना के समझा देता हूँ। जैसे एक प्लांट सेल हो गई, इसके बगल में दूसरी प्लांट सेल हो गई। अब इसके यहाँ पर क्या होंगे? छोटे पोर होंगे, ठीक है। इस पोर को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा। इसका मेन काम होता है कि एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करे ताकि सेल एक दूसरे की मदद ले पाएँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो आप देख रहे हैं कि प्लांट सेल वॉल आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, पेक्टिन है, क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकैन है, सेलुलोज है, माइक्रोफिब्रिल्स है, प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मिडल लैमेला है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं, आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को आपकी आने वाली अग्रिम भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपके लिए यही कर सकता हूं कि मैं आपको पढ़ा सकता हूं, आपके लिए वीडियो बना सकता हूं, आपको शुभकामनाएं दे सकता हूं। बाकी सब आपके ही हाथों में है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे आपकी सफलता के संभावनाएँ उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आपसे बस यही एक आपको सलाह है कि आप मेहनत लगातार करिए। आप शादी, फंक्शंस, ठीक है, और फेस्टिवल्स इन ये आते हैं तो इन्हें आने दीजिए, इनको सेलिब्रेट करिए, ऐसा नहीं मत कीजिए, बट अपनी पढ़ाई को भी ना रोकिए। अगर आपको दिन में 8 घंटे पढ़ना है तो वो 8 घंटे आपको पूरे करने हैं, उसके बाद आपको फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। कॉन्टीन्यूटी बहुत मैटर करती है नीट के एग्जाम के लिए। आप एक दिन भी वेस्ट करोगे तो आपके लिए वह महंगा साबित हो सकता है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।